तो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आपके पोषण और स्वास्थ्य से बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन, बाल विकास के 30 क्वेश्चन और यह अंतिम 15 दिन में आपको 15 जो फुल मॉक टेस्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, हमारी क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लास नंबर की बात करें तो 1 है, अंतिम प्रहार है, इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो जो माता एवं बहनें हमारी क्लास में नई हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लास लेकर आते रहते हैं। और जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। इस आज वाली क्लास की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और आपके एग्जाम की बात करें तो एकदम करीब है, यानी कि 12 दिन करीब बचा है आपका एग्जाम। तो इसमें आपको हम 15 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें आपके फुल प्रैक्टिस सेट के द्वारा तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको जरूर देखनी है। चलिए आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिए गए हैं क्वेश्चन जो कि आपको पेडोगॉजी यानी कि बाल विकास के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए हैं कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान जो हैं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? जो शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान है या सरकारी सहायता में संस्थाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि 4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिए गए, पूर्व पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक स्टोरों का प्रतिपादन डैश डैश द्वारा किया गया था। पूर्व पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक जो स्टोर हैं उनका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कोहल वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत जो है यह इसका राइट आंसर है, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया गया, ब्रॉन फेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। ये बल होगा यहाँ, तो डैश डैश पर बल देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि ब्रॉन फेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वाक्य निर्माण करना यह पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है। बाकी रोना, कुक कुक करना, प्रलाप करना, हाव भाव बदलना, ये सारे जो है पूर्व वाक संवाद के एक रूप होते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि समय सारणी और बैठने की सख्त व्यवस्था यह प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। बाकी समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा जरूरी होती है। पाठ्य पुस्तकों पर जोर न दें, कई संसाधनों पर जोर दें, यह भी जरूरी है। रटने के ज्ञान के विपरीत सीखना यह भी जरूरी होता है। समय सारणी और बैठने की सख्त व्यवस्था यह जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया है कि दृष्टि तीक्ष्णता का मापन डैश डैश द्वारा किया जा सकता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इसने लेन चार्ट के द्वारा दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 दिया गया है कि बच्चों में रचना चलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है बाल पालन अभ्यास आदर्श होता है बच्चों में रचना चलता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिपत्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक जो है। तो ये संज्ञात्मक विकास की अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञापतियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, औपचारिक और सक्रियात्मक के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए, इनमें से कौन एक अधिगम आवश्यकता का प्रकार है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पठन वैकल्प जो होता है, पठन वैकल्प। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिए गए, चेतना, चेतना का पूरा नाम क्या है? चेतना जो है ये लिखा है आपका, तो इसका फुल फॉर्म की बात की जा रही है, फुल फॉर्म इसका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सी का यानी हो जाएगा मतलब सेंटर फॉर हेल्थ, एच का हो जाएगा हेल्थ, फिर एजुकेशन, ई का हो जाएगा एजुकेशन, टी का हो जाएगा ट्रेनिंग, एन का हो जाएगा न्यूट्रिशन और ए का हो जाएगा अवेयरनेस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना IG
एनडीपी डैश डैश द्वारा प्रदान की जाती है या किसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह पेमेंट की जाती है। ठीक है, यह प्रदान की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि लाल फीता का प्रतीक है, यानी कि लाल फीता जो है डैश डैश का प्रतीक है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचआईवी पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुट रहने के लिए लाल फीता जो है प्रतीक रखा गया है। ठीक है, उनके साथ भेदभाव ना करना, उनके साथ एकजुट रहना, खाना उनके साथ खाना, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि एड्स जो है खाने छूने साथ बैठने से नहीं फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य में क्या विशिष्ट घटक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि संज्ञात्मक अवस्था होती है। वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह संज्ञात्मक अवस्था होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश डैश की आय वाले प्रत्येक बच्चे, आय हो गया, हाँ आय नहीं आय, ठीक है, डैश डैश आय वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको फ्री मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समाज डैश डैश से प्राप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनावाद से प्राप्त की। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समाज जो है रचनावाद से प्राप्त की है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, इनमें से कौन सा एक संवेग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि डर जो है यह एक प्रकार का संवेग है। ठीक, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति यह संवेग नहीं है, बाकी डर जो है एक प्रकार का संवेग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी बच्चों के प्रयत्न को वह सफलता का श्रेय देती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील जो चरण होता है उससे क्या तात्पर्य है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए है, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अधिसंज्ञान कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है, तो अधिसंज्ञान कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अधोगामी होता है। ठीक है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर विकास होता है, तो अधोगामी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया बहुआयामी वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुआयामी जो वृद्धि का सिद्धांत है वो दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपनाम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ के लिए। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अपारंपरिक चरण जो होता है यह चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण जो है यह शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अपसारी सोच को जो बढ़ावा दे ऐसी गतिविधियों को शिक्षक को प्रमोट करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, रूपरेखा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। छात्रों में भाई का भाव क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अधिगम के लिए हानिकारक है। ठीक, छात्रों में जो भाई का भाव होता है वह अधिगम के लिए हानिकारक होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षक के आकलन में डैश डैश को छोड़ अन्य पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी छात्रों की भूल। शिक्षक के आकलन में छात्रों की भूल को छोड़कर अन्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 दिया गया कि भाषा या शब्दावली के विकास के लिए कौन सा अंग आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर है, यानी आंखें जो है यहाँ भाषा या शब्दावली के विकास के लिए अंग आवश्यक नहीं है। बाकी दांत, जीभ, होंठ जो है ये तीनों आवश्यक होते हैं बोलने के लिए। ठीक है, कुछ भी बोलना हो तो आप दांत, जीभ और होंठों का यूज करेंगे, आंखों से आप बोल नहीं सकते हैं। ये देखने में मदद करती हैं, आप सभी को पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बीज कोष की निरंतरता का नियम जो है वंशानुक्रम का नियम होता है, बीज कोष की निरंतरता का नियम। तो ये पेडोगॉजी के 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं, न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन की बात करें तो वैक्सीन शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं। जो वैक्सीन आपको लगाई जाती है वो आपके शरीर में क्या कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। एंटीबॉडी का मतलब है कि आपके शरीर में जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है कि वर्ष 2024 में WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 24 से 30 अप्रैल के द्वारा 2024 विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया। कब? तो 24 से 30 अप्रैल को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया गया कि पेशी क्षय हड्डियों का टेढ़ापन या मंद विकास निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि प्रोटीन की कमी से। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नारियल के तेल में क्या पाया जाता है। नारियल के तेल में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लॉरिक एसिड पाया जाता है। नारियल के तेल में क्या पाया जाता है, तो लॉरिक एसिड। ठीक। सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से हेक्सोज शर्करा के उदाहरण है, यानी कि हेक्सोज शर्करा के उदाहरण क्या होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। फ्रैक्टोज, गलेक्टोज और ग्लूकोज सभी में हेक्सोज जो शर्करा है ये पाई जाती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर जो रोग है यह आपके किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अल्जाइमर जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है। अल्जाइमर किसको प्रभावित करता है, तो आपके मस्तिष्क को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए, शाकाहारी माता में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B12 की कमी होती है। जो शाकाहारी माताएं होती है उनमें ज्यादातर विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, निम्न में से किस पोषक तत्व को शरीर का निर्माण कार्य तत्व माना जाता है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसे शरीर के निर्माण का मुख्य जो तत्व है वो माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन को जो है वो माना जाता है मुख्य पोषक तत्व शरीर के निर्माण के लिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, NaUHM की शुरुआत कब हुई। NaUHM की शुरुआत की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, यानी कि 1 मई 2013 को NaUHM की शुरुआत की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सेब में निम्न में से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। सेब में जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, सेब में उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, निम्न में से किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, तो इसको गर्भावस्था या गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए, काला जार जो है नियंत्रक कार्यक्रम कब शुरू किया। काला जार नियंत्रक कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1990 से 1991 के बीच। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटीन जो ऊर्जा कुपोषण PEM जैसी समस्या आमतौर पर किस उम्र के बच्चों में देखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि 6 से 12 माह के जो बच्चे हैं इनमें प्रोटीन की ऊर्जा कुपोषण जो PEM जैसी समस्या है आमतौर पर देखी जाती है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी स्टंटिंग कहलाती है। आयु के अनुसार कम जो शारीरिक ऊंचाई होती है वह स्टंटिंग कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि जो टिटनेस रोग निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण। जो जीवाणु का नाम है ये इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, इसके कारण जो है टिटनेस रोग होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का कितना अतिरिक्त औसत वजन बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 से 12 किलो जो है गर्भावस्था के दौरान माताओं या बहनों का जो भी गर्भावस्था होती हैं उनका वजन 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि 1 किलो
कैलोरी किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि 4.2 किलो जूल के बराबर एक कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है ICMR NIN 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जिंक लेना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 14.5 mg पर डे जो है जिंक की मात्रा होनी चाहिए। और ICMR NIN की जो रिपोर्ट है 2020-2024 से अपडेटेड 2010 से लेकर 2024 तक की अपडेटेड रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर डाली है। तो जिन माताओं बहनों ने उनको नहीं देखा जाकर देख सकती हैं, उससे सारे जो ICMR की रिपोर्ट है और NIN की जो रिपोर्ट है पर डे आपको कोबाल्ट कितना चाहिए, पर डे आपको आयरन कितना चाहिए, सारी जानकारी है एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जिन माताओं बहनों ने अभी तक उसको नहीं देखा जाकर देख सकती हैं, आपको इसी के नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पोषण एवं स्वास्थ्य की जो क्लास है उसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मरासमस जो है प्रोटीन की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा टीका सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील टीका होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी OPV जो टीका होता है सबसे गर्मी और सबसे संवेदनशील अधिक गर्मी वाला होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 दिए गए गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम जो है आयरन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आयरन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिए गए गंडवाला जो है घेंघा जिसे बोलते हैं रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी आयोडीन की कमी के कारण गंडवाला या घेंघा जो रोग होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 दिए गए हैं निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? गाय का दूध जो है वो हल्का पीला होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कैरोटीन के कारण। जो कैरोटीन नामक उसमें पाया जाता है उसकी वजह से जो गाय का दूध का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ठीक है, बाकी भैंस का दूध देखेंगे तो एकदम सफेद होता है और भैंस के दूध में क्या पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 दिए गए ASHA यानी आशा में प्रथम ए का तात्पर्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्रेडिटेड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आशा के ए सबसे पहले वाले अक्षर ए का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आरबीसी की कमी के कारण, ये ऑप्शन सी होगा, आरबीसी की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है। बाकी आयरन की कमी, अगर आयरन दिया है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वगैरह नहीं दिया है, ये ज़्यादा डिटेल में है, तो फिर आयरन की कमी होगा। अगर आयरन के साथ आरबीसी दिया है तो आपको फिर आरबीसी लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 दिए गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार, चावल आदि में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यानी कि आयरन। इनमें गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार जो चावल होते हैं इनमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पुणे में, एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पहले किस नाम से जाना जाता है था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से है। इसके पूर्व में इसको पहले किस नाम से? तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इसके नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 है एनएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इसका होता है। ठीक है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एनएम का फुल फॉर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए गर्भावस्था को कुल कितने चरणों में बांटा गया है? तो गर्भावस्था को जो है 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के समुच्चय को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एंडोफॉर्मिन और डोपामिन को हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 विषय क्या था? यानी WHO ने जो 2022 में विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह मनाया था उसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल यानी कि लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसका थीम रखा गया था, इसका जो सब्जेक्ट है वो रखा गया था विषय। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन, सारे परिवर्तन इसमें होते हैं जो बच्चे
किशोरावस्था में होते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 दिया गया है कि फसाई FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑटो अथॉरिटी और इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, फसाई का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका सबसे पहले WHO द्वारा कोविड-19 के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था? कोविड-19 में सबसे पहले जो WHO ने प्रमाणित किया था, यानी कि इसका टीका आप लगवा सकते हैं आपातकालीन उपयोग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइजर जो है टीका, इसको सबसे पहले प्रमाणीकरण किया था WHO ने, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी होगा, यानी विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन के, ये सारे जो हैं अपने यकृत में संग्रहित होते हैं। इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, अंदर ही प्राप्त हो जाते हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिए गए, गठिया एक बीमारी है जो डैश डैश को प्रभावित करती है। जो गठिया बीमारी है ये किसको प्रभावित करती है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी जोड़ों को। जोड़ों का दर्द जो होता है गठिया रोग में होता है, आप सभी को पता होगा। तो जोड़ों को जो है प्रभावित करती है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिए गए, रुधिर का थक्का जमने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और सी। ए की बात करें विटामिन का और सी की बात करें तो कैल्शियम, यानी विटामिन और कैल्शियम दोनों का होना जरूरी होता है रुधिर का थक्का जमने के लिए, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ICMR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1911 में ICMR की स्थापना की गई थी, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य समूह में ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी तेल या वसा में जो खाद्य समूह होते हैं इनमें ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन आ जाते हैं मैनेजमेंट के, देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो ये सारे क्वेश्चन हैं मैनेजमेंट के, ये आपको प्रीवियस ईयर जो पटवारी वगैरह में एग्जाम होते हैं व्यापम के, जितने भी प्रीवियस ईयर है उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इसका लेवल देख सकते हैं, थोड़ा लेवल इनका हाई है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संगठन के लक्षण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव वित्तीय भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना की कार्य की श्रेणी में आता है? किस कार्य की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी आयोजन की श्रेणी में आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं को पहचाने। इसमें जो तेजी से उपभोक्ता की वस्तु है उसको आपको पहचानना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी केचप सॉस जो होता है इसकी तेजी से, तो ये जो है तेजी से बढ़ती हुई उपभोक्ता की वस्तु है। बाकी कार, साइकिल, सिलाई मशीन इसकी अपेक्षा तो थोड़ा धीरे ही बढ़ती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 दी गई है, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऋण पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि डैश डैश पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिफल की औसत दर जो है पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता डैश डैश बाजार हिस्सा होती है, यानी किस बाजार का हिस्सा होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अल्प, यानी कि जो एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता अल्प बाजार हिस्सा होती है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि प्रतिपूरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी प्रोत्साहन राशि जो होती है ये आपको वेतन के अतिरिक्त दी जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कुशल ज्ञान और दक्षता के अधिकरण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तकनीकी कौशल जो है यह विशिष्ट क्षेत्रों में कौशलता, ज्ञान और दक्षता के अधिकरण से संबंधित होती है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी प्रवक्ता, ठीक। जो प्रवक्ता होता है, भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती? तो प्रवक्ता जो है यह इनका निर्णायक का भूमिकाओं नहीं आती है श्रेणी में। बाकी अव्यवस्था संचालन, संसाधन संभाजक और वार्ताकार, यह सारी चीज जो है निर्णायक की भूमिका के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए
एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रत्यायोजन जो है इसके माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन डैश डैश कहलाते हैं, यानी इस प्रकार के संगठन क्या कहलाते हैं? जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मैट्रिक्स संगठन कहलाते हैं। इस प्रकार के संगठन मैट्रिक्स संगठन कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिए गए निम्नलिखित में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रारंभिक साक्षात्कार जो होता है यह साक्षात्कार उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए एचआरएम में निम्नलिखित तथ्यों में से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मानव संसाधन सूचना प्रणाली जो है यह एचआरएम में तथ्यों में से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्या? तो मानव संसाधन सूचना प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिर से क्वेश्चन नंबर 12 ही है। तो डैश डैश के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना जो है अनिवार्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 वित्तीयन जो 7 वित्तीयन होते हैं तो इनको डैश डैश शामिल करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी देनदारी लेखे जो है 7 वित्तीयन में देनदारी लेखे को शामिल करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड जो है डैश डैश होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एजेंसियां होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्तियों और छोटे व्यापारों को सक्षम करती है। ठीक, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड जो होते हैं यह क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार की एजेंसियां होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्तियों और छोटे व्यापारों को सक्षम करती हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी संघर्ष जो है व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रभावशीलता इससे संबंधित होती है? जो प्रभावशीलता होती है वह किससे संबंधित होती है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी लक्ष्य उपलब्ध कराना जो है प्रभावशीलता जो है इससे संबंधित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिए गए सकल लाभ बिक्री घटाव डैश डैश होता है? जो सकल लाभ बिक्री होता है घटाव यह डैश डैश से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बिक्री विक्रय एवं वितरण का खर्च जो है यह सकल लाभ बिक्री घटाव जो कि एक विक्रय एवं वितरण का खर्च होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना डैश डैश कहलाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लागत अवधारणा कहलाता है। ठीक है, सभी लागत पर लेन देन का विलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना यह लागत अवधारणा कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 दिया गया है कि विक्रय सामग्री की लागत डैश डैश होती है? जो विक्रय सामग्री है उसकी लागत क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीद और फिर माइनस अंतिम स्टॉक प्लस अप्रत्यक्ष लागत जो है विक्रय सामग्री की लागत होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि BRS को डैश डैश के लिए तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर के सामंजस्य के लिए BRS को तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिए गए भौतिकी पर्यावरण के लिए फायदेमंद और पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में किया जाने वाला विपणन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हरित विपणन कहलाता है। कौन सा विपणन? तो हरित विपणन है कहलाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया वातावरण निगरानी पर जोर देता है? जो वातावरण है वो निगरानी पर जोर देता है, कार्य नीति योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा यानी रणनीतिक नियंत्रण। ठीक, वातावरण निगरानी पर जोर देता है, कार्यनीति योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। ये क्या है? रणनीतिक नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है शीर्ष प्रबंधन स्तर डैश डैश पर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बाजार अनुसंधान जो है शीर्ष प्रबंधन स्तर बाजार अनुसंधान पर को विक्रय जो होता है बाजार अनुसंधान पर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? चालू परिसंपत्ति का क्या उदाहरण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी तालिका माल सूची जो होती है चालू परिसंपत्ति का उदाहरण होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिए गए, वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विभिन्न हितधारकों के लिए वित्तीय जो विवरण है विभिन्न हितधारकों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 दिए गए, अग्रदर प्रणाली फ्लोट का डैश डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी खुदरा रोकड़ बही जो है यह अग्रदर प्रणाली फ्लोट का खुदरा रोकड़ बही के मामले में अनुगमन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 दिया गया है कि अगर निवल वर्तमान मूल्य नवाब ये ग्रेटर देन है 0 होता है तो यह क्या निरूपित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यह निरूपित करता है एनपीवी प्रारंभिक निवेश से कम है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 दिया गया है, निम्नलिखित विशेषताओं में से किस नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रत्यायोजन के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपत्ति लेखा है? ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी एक संपत्ति लेखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बिल्डिंग अकाउंट जो है संपत्ति लेखा होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि डैश डैश एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार यानी जो बड़ा संगठन फर्म है उसका जो उसके लिए जो बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी शीर्ष प्रबंधक जो है इसके लिए पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? शीर्ष प्रबंधक। ठीक, तो ये आपके जो है 100 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पोषण एंड न्यूट्रिशन से है, 30 क्वेश्चन मैनेजमेंट से। और जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर व्यापम में जितने भी क्वेश्चन मैनेजमेंट के पूछे गए हैं उनसे उठाए गए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही जो 30 क्वेश्चन है ये हमने लिए हैं पेडागोजी यानी कि बाल विकास से। ठीक है, तो जिन माताओं एवं बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आई हो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और इसके अलावा आपको इन सभी क्लासेस के पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग ये सारे क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है, अगर ये हम ऑब्जेक्टिव के अलावा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताना है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम क्लासेस में ऑब्जेक्टिव के अलावा बाकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बता दिया करेंगे अगर आप लोग को वो क्लासेस चाहिए तो। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव इसलिए लाते हैं क्योंकि अब समय आपके पास है नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन आपका करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।